नंदिनी ने भी जिद नहीं की। जब नंदिनी बिस्तर से उठकर गई, तभी गहरी नींद में सोई पूर्वा को अजीब सा महसूस होने लगा। उसकी आंखों के सामने वो दृश्य घूमने लगा जब वो शालिनी और अभिनव के कहने पर उस रोड ट्रिप के लिए निकली थी। पूर्वा के कानों में हंसी की किलकारी और गाने की आवाज गूंज रही थी। साथ ही उसे अपने शरीर में उस कार की खिड़की से आने वाली हवा महसूस हो रही थी। तभी अचानक उस हवा को चीरते हुए एक खंजर उसे अपनी छाती पर महसूस हुआ। ऐसा लगने लगा जैसे सब कुछ सचमुच हो रहा हो। पूर्वा खून में लथपथ बीच सड़क में पड़ी हुई थी। तभी उसके सामने एक लंबी कार आई और सूट बूट पहने एक आदमी ने उसे अपनी कार में उठा कर रखा। जैसे ही पूर्वा को लंबी कार में रखा गया, उसके बाद उसे याद था कि वो एक सफेद रंग के कमरे में थी, जहाँ हर दीवारें और बिस्तर, हर एक चीज सफेद थी, यहाँ तक कि फर्श भी सफेद था। पूर्वा ने जब आंखें खोली तो उसकी आंखों में दर्द होने लगा, क्योंकि उस कमरे की लाइट भी सामान्य कमरों से तेज थी। जैसे तैसे पूर्वा उठी और उसने कमरे का दरवाजा ढूंढा, और उससे जब बाहर निकली तो उसे पता चला कि वो मुंबई शहर के बीचों बीच खड़ी थी। जब पूर्वा ने एक रास्ते पर जाते हुए आदमी को पकड़कर समय पूछा तो उसने बताया कि दोपहर के 12 बजे हैं। लेकिन पूर्वा को अजीब महसूस हो रहा था, इसलिए उसने पहले चारों तरफ नजर डाली और फिर दूसरे राहगीर को पकड़कर पूछा, भैया आज क्या डेट है? उस आदमी ने भी अजीब नजर से पूर्वा की तरफ देखा और कहा, महीना शुरू होता नहीं है, अजीब अजीब पागल दिख जाते हैं, 1 तारीख है आज। पूर्वा को याद आया जब वो शालिनी के साथ पिकनिक के लिए गई थी, उस दिन 30 दिसंबर था और वो लोग 31 मनाने के लिए ही फार्म हाउस जा रहे थे। इसीलिए शालिनी ने लॉन्ग ड्राइव करके फार्म हाउस तक जाने की बात कही थी। जब उस रास्ते में चलने वाले आदमी ने पूर्वा को बताया कि आज 1 तारीख है, तब पूर्वा को लगा कि जरूर आज जनवरी 1 होगी और वो दर्द की वजह से कल के पूरे दिन होश में नहीं आ पाई होगी। पर पूर्वा के शरीर में ना तो कोई घाव था और ना ही कोई कट। ये भी उसके लिए एक चौंका देने वाली बात थी। अचानक एक गाड़ी आकर पूर्वा के सामने रुकी और उसमें से उतरकर एक आदमी ने पूर्वा का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी के अंदर घसीट लिया। पूर्वा जब चिल्लाने लगी तो उसे याद आया कि गाड़ी के अंदर एक और आदमी बैठा हुआ था। ये लगभग वैसा ही दिख रहा था जैसे कि उस रात पूर्वा ने कार के अंदर आने के बाद बेहोश होने से पहले देखा था। पर पूर्वा समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, इसीलिए पूर्वा ने चिल्लाना बंद नहीं किया। तभी वो गार्ड जो पूर्वा को पकड़कर अंदर लाया था, उसने मुंह पर हाथ लगाते हुए पूर्वा से कहा, एक तो तुम्हारी जान बचाई और ऊपर से तुम चिल्ला रही हो। इतना सुनने के बाद पूर्वा चुप हो गई थी। तभी पूर्वा ने धीमी आवाज में गार्ड से सवाल पूछा, सब कुछ इतना बदला हुआ क्यों लग रहा है? मैं जब बाहर आई तो बहुत सारी चीजें अलग थी और वो कमरा भी बड़ा अजीब था। तुम लोगों ने मुझे ऐसे कमरे में क्यों रखा था? गार्ड ने कहा, अगर नहीं रखते तो तुम मर जाती। वो तो सर का धन्यवाद अदा करो कि उन्होंने तुम पर इतनी बड़ी कृपा की। क्या तुम्हें अपने शरीर पर कोई खरोंच नजर आ रही है? ये सवाल अपने आप में पूर्वा को चौंका देने वाला था। पूर्वा ने हैरानी भरी नजर से गार्ड और उसके बॉस की तरफ देखा। तभी गार्ड ने कहा, तुम पिछले 6 महीने से उसी कमरे में थी और जो आदमी तुम्हें उस हालत में सड़क पर छोड़कर गया था वो धूमधाम से अगले हफ्ते शादी कर रहा है। पूर्वा 6 महीने सुनने के बाद हैरान हो गई। जब उसे यकीन नहीं हुआ तो गार्ड ने अपनी जेब से फोन निकालकर उसे फोन में टाइम दिखा दिया। फोन पर जून 1 लिखा हुआ था। इसके बाद पूर्वा के दिमाग में कई सारे सवाल घूमने लगे, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। वो बस अपना सर पकड़कर बैठी रही। ये सारी चीजें पूर्वा अपने सपने में देख रही थी। अचानक से एक धमाके की आवाज आई और पूर्वा जोर से चिल्लाई। पूर्वा के चिल्लाने की आवाज सुनते ही नंदिनी किचन से दौड़ कर आई और उसने पूर्वा की पीठ मलते हुए टेबल पर रखा हुआ पानी का ग्लास उठाया और पूर्वा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों चिल्लाई? ये लो पानी पी लो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। लगता है कोई बुरा सपना देख लिया है। पता नहीं क्या हो गया है, कल से तुम डरी डरी नजर आ रही हो। मुझे लगता है हमें पड़ोस वाले पंडित जी के पास जाकर तुम्हारे लिए विभूति मांगनी पड़ेगी। पूर्वा ने लंबी सांस ली और अपनी माँ से कहा, नहीं माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, शायद बुरा सपना ही था। और फिर अचानक मुझे एक धमाके की आवाज सुनाई थी और मैं जमीन पर गिर पड़ी, इसीलिए मुंह से आवाज निकल गई होगी। नंदिनी ने कहा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, बढ़ती उम्र में ये सारी चीजें होती रहती है। मैं सब्जी लेने मार्केट जा रही हूँ, तुम्हें चलना है मेरे साथ? पूर्वा ने हाँ में सर हिलाते हुए अपनी माँ की बात का जवाब देकर कहा, हाँ हाँ चलना तो है, पर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। प्लीज माँ, मेरा वेट करना, अकेले मत जाना, मैं तुम्हारे साथ सब्जी लेने आऊंगी। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है सचमुच मेरी बेटी बड़ी हो गई है,
कल तक तो तुम मार्केट जाने से डरती थी और पता नहीं सब्जी लेने में तुम्हें क्या शर्म आती थी। आज देखो खुद ही सब्जी लेने चलना चाहती हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगी, लेकिन ज्यादा समय मत लगाना, फिर उसके बाद सारी ताजी सब्जियां बिक जाती है। अपनी माँ की बात सुनकर पूर्वा ने बिस्तर की दाईं तरफ रखी हुई टॉवल उठाई और सीधा बाथरूम में चली गई। बाथरूम में जाते ही जैसे पूर्वा ने शावर खोला, वैसे उसे रात की बरसात याद आई, जब वो अभिनव के साथ बहुत खुश थी और उस बरसात में वो दोनों एक दूसरे के चेहरे पर पानी की छींटे उड़ा रहे थे। उसके बाद काफी देर तक वो दोनों कार के बोनेट पर बैठे एक दूसरे की तारीफ करने लगे थे। तब नया नया प्यार था और पूर्वा ने सोचा भी नहीं था कि आगे चलकर अभिनव उसके साथ ऐसा करने वाला है। लेकिन जैसे ही पूर्वा ने शावर बंद किया, वैसे ही वो अपनी इसी दुनिया में वापस लौट आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ लम्हे तो उसे पूरी तरह से याद है और कुछ लम्हों को वो भूल चुकी थी। हालांकि वो अब भी सपने और हकीकत की कश्मकश के बीच में जी रही थी, पर ये बात उसे अच्छी तरह से याद थी कि पिछली जिंदगी में उसकी माँ को उसे पैदा करने के लिए काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, उसे अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन का व्यवहार भी अच्छी तरह से याद था। लेकिन अभिनव के साथ बिताई हुई जिंदगी के वो कुछ टुकड़े धीरे धीरे अपने दिमाग में इकट्ठा कर रही थी और उस पिक्चर को क्लियर बनाने की कोशिश कर रही थी। इतने में नंदिनी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया और आवाज देते हुए कहा, बेटा कितनी देर तक तुम अंदर रहोगी? मैंने कहा ना, फिर सारी ताजी सब्जियां बिक जाती है, जल्दी आजा या फिर मुझे जाने दे। पूर्वा ने अंदर से चिल्लाती हुई अपनी माँ को आवाज दी और कहा, नहीं माँ, रुको बस 2 मिनट और। लगभग 2 मिनट में पूर्वा बाथरूम से बाहर आ गई। नंदिनी ने गुस्से में पूर्वा की तरफ देखा। पूर्वा ने और अगले 10 मिनट तैयार होने में लगाए और फिर दोनों माँ बेटी घर से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ अनिकेत भी अपने गार्ड को इशारा करते हुए कार निकालने के लिए कहता है और कार में बैठकर जैसे गेट से निकलता है, वैसे कविता उसे फ्रेंच विंडो से देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि वो इतने सालों के बाद भी अनिकेत और नंदिनी के बीच में कोई दरार पैदा नहीं कर पाई है। हालांकि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहते, लेकिन कहीं ना कहीं उन दोनों के दिल में आज भी एक दूसरे के लिए जगह है। दूसरी तरफ पूर्वा जैसी अपनी माँ के साथ मार्केट पहुंची तो उसे मार्केट में कई सारी चीजें एक जैसी सी नजर आ रही थी, लेकिन पूर्वा ने इस बात पर कोई सवाल नहीं किया। तभी नंदिनी सब्जी का मोल भाव करने लगी और उसने सब्जी का थैला पूर्वा के हाथ में पकड़ा दिया और पूर्वा ने भी बिना कोई सवाल किए सब्जी का सारा भार उठा लिया। हालांकि नंदिनी के लिए पूर्वा का हर एक व्यवहार चौंका देने वाला था, लेकिन नंदिनी इसे पूर्वा के अंदर हो रहे सुधार के रूप में ले रही थी और हर बार मुस्कुराते हुए अपना काम करती जा रही थी। इससे पहले कि नंदिनी अपना काम खत्म कर पाती, तभी एक लंबी कार सब्जी मंडी के बीचों बीच आकर रुकी और कार से उतरकर गार्ड भी नंदिनी के पास जाता था। मैडम, मैंने आपको बुलाया है, क्या आप 2 मिनट बात कर पाएंगी? नंदिनी ने हमें सर हिलाया और पूरा को वहीं रुकने के लिए कहा। तभी वो गार्ड के साथ उस कार के पास चली गई। कार के अंदर बैठकर दरवाजा बंद किया और वो वहीं खड़ा रहा। इनको कोई कार जानी पहचानी लग रही थी और उस गाड़ी के पश्चात जानी पहचानी की लग रही थी, क्योंकि वो अनुमान नहीं कर पा रही थी कि उसने इस कार और गाड़ी को कहाँ देखा है। कुछ देर के बाद नंदिनी कार से बाहर आई और उससे पूरा हाथ पकड़ा था। चलो बेटा, तुम्हारे पापा ने हम दोनों को नाश्ते के लिए इनवाइट किया है, हम उन्हें बात नहीं कर सकते। वो तो सारा भी सबकी बात की तरफ देखा। नंदिनी के लिए ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि इन 17 सालों में नंदिनी उससे पिछले बार गई थी। इसलिए क्योंकि नंदिनी को लगा था कि पोता की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है और वो उसे एक अच्छे हॉस्पिटल में नहीं दिखा पाएगी, वरना वो ऐसी गलती कभी नहीं करती। क्योंकि 17 साल पहले उस घर से बाहर निकलने के समय नंदिनी ने एक कसम खाई थी कि वो ना तो अनिकेत की शक्ल देखेगी और ना ही उस घर में कभी कदम रखेगी। तो बेटी के साथ नंदिनी को अपनी कसम तोड़नी पड़ी। जैसे ही उसके पापा को छोड़ सब कुछ जाना पहचाना था, लेकिन वो हमसे हैरान थी इस घर का इंजीनियर उसके सपने में खास मिलता रहता क्यों है, या फिर वो सपना हकीकत दादा सुनती थी तो उसके दादा ने उसकी सुबह कहा जाकर की बात आपसे बुलाया था।
की चीजों के बारे में पढ़ो।